हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑलिव वुड। सो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी को कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं, लैंडमार्क केस लॉज हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो काइंडली सिट विद योर नोटबुक एंड योर पेन सो दैट आप राइट डाउन कर लो साथ साथ ये सारे के सारे लैंडमार्क केसेस को। राइट, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन सारे केसेस को मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी है वो है प्रियम्बल का। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है? क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको याद होगा, अगर आपने ध्यान से सारे लेक्चर्स देखे हैं, कि भाई क्या कौन पार्ट है, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, या फिर क्या सिर्फ प्रियम्बल के बेसिस पे किसी भी लॉ को इनवैलिड या अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहला केस लॉ है री बेरू बारी केस। यस, याद आया, मैंने आपको पढ़ाया था ये केस लॉ। बट एक नोटबुक में सारे केसेस की कंपाइलेशन बना लो, एक लिस्ट बना लो। ठीक है, री बेरुबारी केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया था दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फैक्ट्स भी लिख लो। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट held that preamble is not a part of the constitution. And क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए प्रियम्बल के पास कोई सब्सटैंटिव पावर नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन preamble has no substantive power, right? आई होप इतनी सी बात समझ आई होगी। ठीक है, कि भाई प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, इसी वजह से प्रियम्बल के पास कोई सब्सटैंटिव पावर भी नहीं है। इसके बाद आता है आपका गोलकनाथ केस। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक, अब इस केस पे क्या हुआ था, ये केस भी एक काफी लैंडमार्क केस है। इस केस में हुआ क्या था, अभी सिर्फ हम प्रियम्बल से रिलेटेड ही केसेस को देखेंगे। इस केस में जो गोलकनाथ फैमिली है, ठीक है, अब ये जो गोलकनाथ फैमिली है, इनके पास क्या थी, 500 एकर्स ना जमीन थी। गोलकनाथ फैमिली ओन्ड 500 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक, लेकिन लैंड टेन्योर एक्ट पास होने के बाद सिर्फ लोगों को ये अलाउ किया गया था कि सिर्फ वो एक छोटा सा पोर्शन ही लैंड का रख सकते हैं। तो इसके आगे लिखो, गोलकनाथ फैमिली ओन 500 एकर्स ऑफ लैंड, बट लैंड टेन्योर एक्ट allowed them to keep only a little portion, to
allowed them to keep only a little portion of 500 acres लैंड। ठीक है, कि भाई उनको कहा गया कि आप अपनी जमीन में से सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा रख सकते हो, बाकी सारा हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, एंड 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 rest shall be taken by the government। राइट, अब इसके बाद इस केस में लैंड टेन्योर एक्ट को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि भाई आर्टिकल 19 के अंदर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी मिला गया है। क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। ठीक है, और पार्लियामेंट सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, और फिर आया सबसे ज्यादा लैंडमार्क, और पूरे लॉ स्कूल के टाइम पे आपने यही पढ़ा होगा बहुत बार, केशवानंदा भारती वर्सेस, अच्छा एक दो सीजन पहले ये केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस केबीसी में भी आया था, है ना, वो भी 1 करोड़ का क्वेश्चन। ठीक है, कि कितने जजेस का बेंच था इस वाले केस के अंदर, तो यू शुड नो द आंसर। ठीक है, सर्च करो। ठीक है ना, इस केस में चलो इस केस में भी ना केशवानंदा भारती केस जो है इसको डिस्कस करते हैं हम। इसके फैक्ट्स आप लिख लेना। दिस केस, लिख लो पहले फैक्ट, दिस केस टू डिस्कस्ड अबाउट restricting governments in citizens। ठीक है, इस केस में भी यही डिस्कस किया गया कि भाई जो सिटीजन्स की प्रॉपर्टी में है, सिटीजन्स की प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को रोकने की बात की गई है। देखिए, ड्यूरिंग 1971 से 1972 some constitutional amendment took place as a result। जो मैं फैक्ट्स लिखवा रही हूँ ना आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ। आई डोंट थिंक फिर इन फैक्ट्स के बाद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़नी चाहिए। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट्स आपको इतनी इंग्लिश तो समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल इंग्लिश है। ठीक है, 1971 में से 1972 तक बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके रिजल्ट से क्या हुआ, ठीक, .1 .2, ठीक है, जिस इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से 9th शेड्यूल में
दो एक्ट ऐड किए गए, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, इस केस में उस अमेंडमेंट को ही चैलेंज किया गया था। इस केस के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला, सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, पर अमेंडमेंट के दौरान बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है, दूसरी बात यही थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात कही कि पार्लियामेंट पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। दूसरी बात, पर ये बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़छाड़ कर सकती। ठीक है, तीसरी बात कि भाई इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था, स्पेसिफाई किया था कि कौन सी चीजें जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू। ये मैंने आपको बताया था ना, क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की पावर छीनते थे पार्लियामेंट, ये करके वो करके अमेंडमेंट करके। तो ठीक है, तो अब इसके बाद आता है आपका सिज राज नारायण। ठीक है, दिस केस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्शन केस। ठीक है, ठीक, इस केस के जस्ट पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड ठहराया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, पर जब ये केस चल रहा था तभी पार्लियामेंट ने 39th अमेंडमेंट एक्ट पास किया और इंसर्ट किया आर्टिकल 329A। अभी आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि इलेक्शन के मामलों में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। इसे ही चैलेंज किया गया था इस केस में। तो इन सारी चीजों को इवैल्यूएट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस बेसिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखने के लिए रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू का रहना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 329A को हटा के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और जुडिशियल रिव्यू ये तीनों ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कोई भी अमेंडमेंट इन तीनों चीजों को हटा नहीं सकता। ठीक है, फाइनली इसके बाद आता है आपका मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, कौन सा केस? ठीक है, इस केस में प्रियम्बल को यूज करते हुए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्ट 3 सुप्रीम है या पार्ट 4 सुप्रीम है, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक, इस केस में जो 42nd अमेंडमेंट थी, जो बहुत कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है, इसको हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फर्मली ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है,
और इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। अब अब हम प्रियम्बल के सारे केसेस डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 5 केस हैं जो कि लैंडमार्क केस है प्रियम्बल के, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा पार्ट 3, ठीक। पार्ट 3 यानी कि हमारा फंडामेंटल राइट। अब इसके केस लॉज हम देखते हैं। नाउ अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से लेकर 35 तक डिस्कस किए गए हैं। चलिए अब इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 13 के साथ। आर्टिकल 13 ये बात करता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल लॉ राइट के, यानी कि अगर कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट के साथ टकरा रहा है, जो फंडामेंटल राइट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं। आर्टिकल 13 से रिलेटेड जो भी केस लॉ है वो दो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहला जुडिशियल रिव्यू की अप्रोच के बारे में, और दूसरा आर्टिकल 13 से रिलेटेड जो डॉक्ट्रिन्स हैं उनके बारे में, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके केसेस के बारे में। सबसे पहला केस है मार्बरी वर्सेस मैडिसन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इस लॉ के अंदर क्या क्रिएट हुआ था, ये इम्पोर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि इसी केस से जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहीं से जुडिशियल रिव्यू इस्टेब्लिश हुआ था। इस केस में यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो यूएस की कोर्ट्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेटिव एक्शन पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अब इंडिया में मार्बरी वर्सेस मेडिसन वाले जजमेंट की जगह ली है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इस केस में ये कहा गया कि भाई आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट के पास, इन दोनों ही कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर आई है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव एक्शन को जुडिशली रिव्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इन दो आर्टिकल्स के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कोई भी अमेंडमेंट ये पावर कर्टेल नहीं कर सकता। इसके बाद बात करते हैं डॉक्ट्रिन्स के बारे में। तो अब दो केस हैं, ए के गोपालन एंड थापर, ठीक है। इन दो केसेस के अंदर ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये दोनों केस जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दाल और चावल के दाने मिक्सअप हो जाए तो आप उनको अलग कर सकते हैं। तो यही बात कही गई इन दोनों केसेस में। ये कहा गया कि अगर कोई एक्ट है, यानी कि अगर कोई एक्ट है, इस चीज को लिख लो, इफ सम पार्ट of the act is
अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये डॉक्ट्रीन्स आपको आई होप पता होंगी क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से इसको डिटेल में समझाया था, डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स. इफ सम पार्ट ऑफ द एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड रेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल. तो सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को हटा देना चाहिए, ठीक है. देन ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल part should be strike out and constitutional part should be preserved. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है वो जैसा है उसको वैसे ही रखना चाहिए. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट शुड बी प्रिजर्व, राइट. तो इतनी सी बात है डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये समझ आई. उसके बाद देखते हैं स्टेट ऑफ गुजरात. ठीक है, तो ये जो केस है ये बात करता है डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स के बारे में. ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स है इस केस में कहा गया कि डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स जो है, तो इसको भी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट केस है. इट वॉज हेल्ड दैट doctrine of eclipse is applicable on citizens as well as non citizens. यानी कि इस केस में कहा गया कि ये जो डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स है ये सिटीजन्स पे तो अप्लाई होती ही है, बट उसके साथ साथ नॉन सिटीजन्स पे भी अप्लाई होगा. ठीक है, तीसरा डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर. ठीक, आई होप सब लिखते जा रहे होंगे. इस डॉक्ट्रीन का नाम आपको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, अटेम्प्ट टू सुसाइड, इन सारी चीजों के इन सारे आर्टिकल्स के अंदर भी इस डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर का मेंशन मिलेगा. ठीक है, डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर का मतलब है कि अपने राइट्स को वेव ऑफ कर देना. ठीक है ना, इसके अंदर भी आप एक दो लाइनें लिख लो. ठीक है, मैं आपको लिखवा देती हूँ. पहले तो मीनिंग ही लिख लो. डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर रेफर्स टू waiving of your rights. ठीक, कि भाई आपने अपने राइट्स को खुद वेव ऑफ कर दिया तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर होता है. ठीक है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो अलाउ करते हैं वेवर को. ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो अलाउ करते हैं वेवर को, है ना, कि भाई आप अपने वेव करना चाहो राइट्स तो आप वेव कर सकते हो. पर जो हम केस पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड
बशेश्वर वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, it was held तो इस केस में ये कहा गया था कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अलग इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का वेवर अलाउड नहीं है। तो इट वाज हेल्ड दैट अनलाइक, लिख लो इस बात को, इंपॉर्टेंट है, अनलाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया waiver of fundamental is not allowed। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का कंसेप्ट शुरू होता है आर्टिकल नंबर 14 से। अभी तक हम बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 13 की, अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 14 में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि आपको पता है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है आर्टिकल नंबर 14 से। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इक्वालिटी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसका मतलब ये है कि चाहे प्रेसिडेंट हो या कॉमन सिटीजन हो, स्टेट के सामने दोनों ही इक्वल है। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसका मतलब ये है कि भाई वो लोग जो अनइक्वल स्टेटस में हैं या वो लोग जो वल्नरेबल पोजीशन में है, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, उन्हें क्या प्रोटेक्शन अफोर्ड कराना चाहिए। तो चलिए इक्वालिटी पे डिस्कशन शुरू करते हैं। मानिए कि आप किसी स्कूल के टीचर हैं और दो बच्चे हैं और आपने उन दोनों को डिफरेंट क्वेश्चन पेपर दिया। अगर दोनों को अलग क्वेश्चन पेपर देने के पीछे कोई रीजन नहीं था, ऐसे ही आपने उन दोनों को अलग कर दिया, तो उसको अनइक्वल ट्रीटमेंट माना जाएगा। पर अगर एक बच्चा 5th क्लास का है और एक बच्चा 10th क्लास का है, और अगर उनकी एज की वजह से या उनकी इंटेलिजेंस की वजह से आपने उन दोनों को अलग किया है, तो उसे रीजनेबल माना जाएगा। इसे कहते हैं इंटेलेक्ट। ठीक है, तो ये जो आपने डिफरेंशिएट किया ना, इसको रीजनेबल कहा गया, जिस चीज को, इस चीज को कहते हैं इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ठीक है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ठीक है, जो रीजनेबल वाली चीज मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने दोनों बच्चों को अलग तो कर दिया, पर दोनों को ही सेम फॉर एग्जांपल से मैथ्स पेपर दे दिया, तो क्या ये सही होगा? नहीं ना। तो यहाँ पे मैं रैशनल नेक्सस की बात कर रही हूँ, मतलब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यूज करके हमने दोनों बच्चों को अलग कर दिया। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? यही देखना कि दोनों बच्चे अपनी क्लास का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाए, उसे पास कर पाए। तो आप दोनों को उनकी क्लास का क्वेश्चन पेपर देंगे। तो इसे कहते हैं रैशनल नेक्सस। मतलब
जिस वजह से आपने उन दोनों को अलग किया है और जो ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है उन दोनों के बीच में कोई लिंक हो। ठीक है, अब देखते हैं कुछ केसेस को। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया से जो, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का, इसके ऊपर हम केसेस देखते हैं। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो स्टूडेंट्स, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग हो रहा है मुझे बार बार बोलने में। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ठीक है, तो इसकी मैंने स्पेलिंग लिख लिया, पढ़ लेना। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा, ठीक है। तो इस केस से जो है हमारे पास ये जो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा है, इससे हमारे पास ये प्रिंसिपल आया था, ठीक है। इसे ओल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी भी बोलते हैं। तो ये प्रोपाउंड हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा के केस से, ठीक है। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी, ठीक है। और जो दूसरा प्रिंसिपल है रैशनल नेक्सस का, तो ये हमारे पास आया था अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये इसके इससे आया, और ये जो रैशनल एक्सेस वाला था या अनवर अली वर्सेस सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से आया, ठीक है। इसके बाद आया था आपका जो केस है ईपी रोयप्पा, इस केस से हमें मिला था न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, जो हम अभी भी फॉलो अप करते हैं, ठीक है। देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दिस केस, इसको लिख लो ये इंपॉर्टेंट है, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट held that if any action is arbitrary, if any action is arbitrary, we shall assume कि भाई अगर कोई भी एक्शन आर्बिट्रेरी है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे, तो हम ये मान लेंगे कि दैट इज अपोज टू इक्वालिटी, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। तो ये सारे जो फैक्ट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ स्टूडेंट से लिखते जाओ, क्योंकि अगर आप बाद में केस जाके गूगल वगैरह करोगे तो इसके बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो स्मार्टली स्टडी करो, जो चीजें उन पर टाइम मत वेस्ट करो, और जो पढ़ने की चीजें जो एग्जाम में पूछ रहेंगे उन पे ज्यादा कंसंट्रेट करो, ठीक है। इस केस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सेगमेंट सामने आया था, स्टेटमेंट सामने आया था, वो ये है कि इक्वालिटी एक डायनामिक कंसेप्ट है और इक्वालिटी और आर्बिट्रेरीनेस पक्के दुश्मन है, ठीक है। आर्टिकल 14 में हमारा फाइनल केस है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इस केस से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है, this was the case which introduced the concept of equal pay for equal work. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाएं आर्टिकल 15 पे, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 हमें 5 ग्राउंड देता है डिस्क्रिमिनेशन के, कि भाई इन 5 ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें 5 ग्राउंड्स हैं, ठीक है, जिन पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वो गलत होगा। पर साथ ही आर्टिकल 15 ये कहता है कि अगर इन 5 ग्राउंड्स के अलावा कोई और रैशनल रीजन है, कोई और वैलिड रीजन है और उसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो वो वैलिड होगा, ठीक है। तो चलिए आर्टिकल 15 के इंपॉर्टेंट केसेस को अब डिस्कस करते हैं। तो डोमिसाइल कोटा तो आप समझते ही होंगे कि वो क्या होता है। ये बात की गई थी डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, इस केस में ये कहा गया था जो प्लेस ऑफ रेजिडेंट जो है, इसको भी लिख लो, एक एक लाइन लिखवाऊंगी, ज्यादा नहीं। इन दिस केस it was held that place of residence is a valid criteria कि भाई ये जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है ये एक वैलिड क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है। ठीक है, और अगर कोई कॉलेज वहीं के रहने वाले बच्चों से कम फीस ले, ठीक है, एंड इफ सम कॉलेज charges less fee to locally domiciled students, कि भाई जो लोकली डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनसे तो आप कम फीस ले रहे हो एंड मोर फीस ले रहे हो बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स से, एंड मोर फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो ये चीज वैलिड होगी, इट वुड बी वैलिड। ठीक है, इसके बाद ये जो 3 केस जो मैं लिखने वाली हूं, यानी कि चंपकम, राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, उसके बाद बालाजी
वर्सेस स्टेट ऑफ, चलो एक एक करके लिखती हूँ। चंपकम दुरायजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसी केस की वजह से आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 को ऐड किया गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमसीक्यू में प्रीलिम्स में स्टूडेंट्स ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 कौन सी केस से जो है ऐड किया गया था, तो आपको ये याद रखना है, चंपकम दुरायजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, तो लिख लो इसके नीचे, क्लॉज 4 was added to article 15 because of this judgment। ठीक है, और क्लॉज 4 क्या प्रोवाइड करता है? विच प्रोवाइड्स स्पेशल पावर टू स्टेट, कि भाई वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं एसटी एससी ओबीसी के लिए। पावर्स टू स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एसटी एससी एंड ओबीसी, और इसको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है, ये याद रखना कि इन तीनों की प्रोटेक्शन के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। ये क्लॉज 4 ऐड किया गया आर्टिकल 15 में इस केस के थ्रू, और इस चीज को एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो केस आया वो है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ठीक है, ना इस केस में क्या कहा गया? इस केस में इस जजमेंट के अंदर 4 सिंपल पॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, 4 सिंपल पॉइंट में सम अप करेंगे हम इस केस की जजमेंट को। सबसे पहले ये कहा गया था, सॉरी, तो सबसे पहला पॉइंट ये कहा गया था कि जो भाई रिजर्वेशन है, ठीक है, इसकी सीलिंग लिमिट 50% होगी। रिजर्वेशन शैल हैव अ सीलिंग लिमिट of 50% and it cannot exceed that। ठीक है, दूसरी बात, इस केस में ये हेल्ड हुआ कि फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन कास्ट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया। ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ रिजर्वेशन caste cannot be the sole criteria। ठीक है, 2 पॉइंट समझ आए? आगे की बात, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ठीक है, सोशल बैकवर्डनेस और बाकी चीजें भी आपको देखनी होगी। ठीक है, नाउ लेट मी इरेज इट 1 सेकेंड नाउ। तीसरी बात, कि भाई जो बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड के अंदर जो आपने क्लासिफिकेशन की है ना, ये इनवैलिड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। It was held that classification into backward and more backward is invalid classification
एंड कैन नॉट बी डन। और चौथा इन्होंने हेल्ड किया कि भाई जो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 है इज एन एक्सेप्शन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है ये एक एक्सेप्शन है टू 16 क्लॉज 1। तो एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ बायोलॉजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में जो भी कहा गया था इसकी मैक्सिमम चीजों को आगे के केसेस में जो है ओवररूल किया गया। ठीक है, अब आगे जो हमारा लास्ट केस है वो है टी देवदासन केस। इस केस में कैरी फॉरवर्ड रूल को डिक्लेयर किया गया था इनवैलिड। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, जब मैं आपको कवर करा रही थी आर्टिकल 15, ये मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। कैरी फॉरवर्ड जो रूल है आर्टिकल 16 जब मैं आपको सॉरी करा रही थी तो मैंने आपको कैरी फॉरवर्ड रूल कराया था। ठीक है, तो इस कैरी फॉरवर्ड जो रूल है इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया इस केस में। ठीक, कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है इसको रिकॉल करा देती हूँ। मानिए किसी कॉलेज में फॉर एग्जांपल 10 सीट को लेके एडमिशन चल रहा है, 5 जनरल कैटेगरी के लिए और 5 रिजर्व के लिए। ठीक है, अब इस 5 रिजर्व कैटेगरी की सीट्स में सिर्फ 2 फिल हो जाती हैं, 3 जो है खाली रह जाती हैं। इन 3 सीट्स का क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर ऐड कर दोगे। लेकिन अगर इसको नेक्स्ट ईयर ऐड कर देंगे तो रिजर्वेशन कोटा बढ़ते जाएगा। जो अभी 50-50% है वो फिर ऐसा हो जाएगा अगले साल ये तो 5 ही रह गई, ये 5 प्लस ये वाली 3 भी, है ना। तो इस वाले केस में कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड कहा गया। ठीक है, तो ये कैरी फॉरवर्ड रूल मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया भी था जब मैं आपको पहले पढ़ा रही थी। ठीक है ना, तो अब आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 60। ठीक है, अब आर्टिकल 16 क्या कहता है, ये 7 ग्राउंड जो है ये हमें बताता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, ये 7 ग्राउंड्स देता है ये कि भाई इन पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये आर्टिकल हमें 7 ग्राउंड जिसमें बताया है इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होने से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आर्टिकल 15 एंड 16 में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है वो किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 और 16 के अंदर जो राइट्स थे उन्हें कंपनसेटरी बेनिफिट्स भी कहा है। ठीक है, अब केसेस देखते हैं इसके। एन एम थॉमस, एन एम थॉमस वर्सेस केरला। ठीक है, इस केस में कहा गया कि भाई रिजर्वेशन जो होती है प्रमोशन में वो वैलिड होती है। तो इट वाज हेल्ड दैट ठीक है, इसके बाद है अखिल भारतीय, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में
टी देवदासन की जो जजमेंट है उसको ओवर रूल करा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ओवर रूल किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल है ना, ये वैलिड है। ठीक है, साथ ही साथ कोर्ट ने ये कहा, साथ ही साथ कोर्ट, ठीक है इसको इरेज करती हूँ फिर लिखती हूँ, इसी केस की बात चल रही है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई जो सीलिंग लिमिट है ना 50% की, and if required the ceiling limit of 50% can be exceeded as well। यानी कि कैरी फॉरवर्ड जो रूल है वो तो वैलिड है ही है, साथ में जो सीलिंग लिमिट फिक्स की गई है ना 50% की, ये कोई फिक्स नहीं है, ये जस्ट एक गाइडलाइन है। अगर जरूरत पड़ी तो 50% की जो सीलिंग लिमिट सेट कर रखी है ना, इसको एक्सीड भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यही बात की गई इस केस में। ठीक है, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यही दो बातें कही गई। ठीक है ना, इस केस में रिजर्वेशन 64% तक पहुंच गया था और उसको वैलिड कहा गया था। ठीक है, इसके बाद आता है इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस ने क्या किया था, इस केस में हमारी जो एन एम थॉमस वाली जो केस था उसके अंदर जो जजमेंट आई थी उसको ओवर रूल किया। ठीक है, और ये हेल्ड किया कि भाई रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज इनवैलिड। एनएम थॉमस वाला केस पढ़ाया था ना अभी, और उसमें मैंने बताया था कि इस केस में ये कहा गया कि भाई जो रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो वैलिड है, तो उसका उल्टा है ये केस। ठीक है, तो इस केस में ये कहा कि भाई एनएम थॉमस के अंदर जो जजमेंट आई उसको ओवर रूल किया और कहा कि भाई ये जो रिजर्वेशन है ना इज इनवैलिड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन इनवैलिड करार कर दिया गया इंदिरा साहब ने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बट इस केस के जजमेंट को खत्म करते हुए 77th अमेंडमेंट पास किया गया 1995 में। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट ने इस केस के अंदर जो जजमेंट पास हुई है इसके इफेक्ट को नलिफाई कर दिया। ठीक है, इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 16 में ऐड किया गया क्लॉज 4A। इस क्लॉज 4A की वजह से प्रमोशन में रिजर्वेशन वैलिड है। ठीक है, प्रमोशन में रिजर्वेशन वैलिड है। देख रहे हो डिस्प्यूट, देख रहे हो पार्लियामेंट और कोर्ट की। जब कोर्ट ने जजमेंट दी कि भाई रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन इनवैलिड है, तो भाई पार्लियामेंट ने कहा अच्छा अब हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना देते हैं, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उठाकर डाल दिया कि भाई रिजर्वेशन हो सकता है प्रमोशन में। तो
किस केस के कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 16 में क्लॉज 4 ऐड किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है 77th अमेंडमेंट 1995। ठीक है। अब आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 19 पे, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड दो केसेस है, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, और दूसरा है हमदर्द दवाखाना केस। ठीक है, तो ये जो रोमेश थापर केस है, इस केस में क्या हुआ था कि जो पेटिशनर्स हैं वो क्रॉस रोड्स नाम का एक पेपर पब्लिश करते थे। ये पेपर गवर्नमेंट ऑफ मद्रास के जो भी स्कीम्स थे, जो भी एक्टिविटीज थी, उनको रिव्यू करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने क्या किया, एक पब्लिक सेफ्टी के ग्राउंड पर इस पेपर का अपने स्टेट में एंट्री और सर्कुलेशन पर ही बैन लगा दिया। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी का राइट टू सर्कुलेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a। उन्हें सर्कुलेशन का राइट मिला हुआ है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी नाम का कोई भी ग्राउंड 19 क्लॉज 2 के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर नहीं है। तो आप इनकी सर्कुलेशन और एंट्री पे बैन नहीं लगा सकते। इसी केस के बाद 19 क्लॉज 2 को अमेंड किया गया और पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और इंसाइटमेंट और ऑफ ऑफेंस, ये तीनों ग्राउंड 19 क्लॉज 2 में इंसर्ट किए गए। इसके बाद आता है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हुए ये कहा कि जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो फ्री स्पीच की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो कमर्शियल एरिया, कमर्शियल स्पीच की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जो भी एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो जो भी नेचर के हो, वो 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर कवर नहीं होते हैं। वो कमर्शियल स्पीच यानी कि ट्रेड एंड बिजनेस के एस्पेक्ट में कवर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों केस इंपॉर्टेंट हैं, ये लिख लीजिए। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, ये दोनों केस बहुत बार एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि भाई क्या जो स्पीच है वो कौन से एडवर्टीजमेंट्स वगैरह है, ये आते हैं या नहीं आते आर्टिकल 19 के दायरे के अंदर, और इससे रिलेटेड केस कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, now with this we are winding up today's video। जो भी आगे के लेक्चर्स हैं ये हम पार्ट 2, जो भी आगे के आप केस लॉ रह गए ये हम पार्ट 2 के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हमने प्रियम्बल से लेकर आर्टिकल 13, 14, 15, 16 एंड 19 के जो है सारे केसेस देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी कि जो इन कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉज का नेक्स्ट पार्ट आएगा इस लेक्चर के बाद, उसके अंदर हम आर्टिकल नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप सभी ने आज के सारे जो मैंने आपको केस लॉज के लैंडमार्क जजमेंट्स लिखवाए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए वो आपने लिखे होंगे, क्योंकि सिर्फ इन्हीं पॉइंट से जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, राइट? So yeah, students, we are winding up today's lecture here only, right? So with this, we are done with today's lecture. Thank you, students, for attending this lecture.